नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। अगर आप सर्दी, जुकाम, पीठ में दर्द या बदन दर्द जैसी छोटी छोटी शिकायतें होने पर सीधे केमिस्ट के पास जाकर कुछ मशहूर दवाइयों में से एक खरीद कर खा लेते हैं तो आप खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो आपके शरीर में घुल ही ना पाए। ये भी हो सकता है कि दवा नकली हो ये भी सकता है कि दवा के नाम पर आपको खतरनाक केमिकल दे दिया जाए, यानी वो इस लायक ही ना हो कि आपको ठीक कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में दवाओं की क्वालिटी से समझौता किया जाता है? क्या भारत को बेकार, असरहीन, खतरनाक और नकली दवाओं की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? क्या भारत के लोगों पर दवाओं के साथ खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं? क्या भारत के लोगों को खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां खाने पर मजबूर किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के लोगों की छोटी छोटी बीमारियां दूर करने वाली दवाइयां अपने भीतर बड़े बड़े खतरे छुपाए हुए हैं। भारतीय घरों में कॉम्बिफ्लेम नाम की दवा आपको बेहद आसानी से मिल जाएगी। बुखार, बदन दर्द, कमर दर्द जैसी बीमारियों का इलाज करने वाली ये पेन किलर दर्द से लड़ने के लिए गले से नीचे तो उतर जाती है, लेकिन फिर अचानक ठहर जाती है। आप इसे जिद्दी दवा भी कह सकते हैं, यानी ये दवा शरीर में घुलने में काफी वक्त लेती है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक जांच में पाया कि कॉम्बिफ्लेम के कुछ बैच से हासिल की गई दवा शरीर में वक्त पर नहीं घुल पाई। दवाइयों के विज्ञान की भाषा में इसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि दवा शरीर में कितने वक्त में घुलती है। कॉम्बिफ्लेम के जो बैच मार्केट से वापस मंगाए गए हैं वो जून 2015 और जुलाई 2015 के बैच टेस्ट हैं। इनकी एक्सपायरी डेट मई 2018 और जून 2018 है, यानी हो सकता है कि ये दवा भारत के कई घरों में पहुंच चुकी हो और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हों। अगर कोई टैबलेट डिसइंटीग्रेट टूटेगी ही नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, पेट में से ब्लड में नहीं जाएगी, और कई बार अगर डिसइंटीग्रेशन होगा ही नहीं उसका तो वैसे के वैसे ही वो फीकल मैटर में निकल जाएगी, पॉटी में निकल जाएगी, तो वो दवाई असर नहीं करेगी। कई बार डिसइंटीग्रेशन टाइम आपने खाते ही वो टूट गई तो आपके गले में ही टूट के वो फिर आपको इरिटेशन पैदा करेगी। कॉम्बिफ्लेम एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा है, FDC, यानी ऐसी दवाएं जिन्हें बनाने में 2 या 2 से अधिक दवाइयों की तय मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ये राहत की बात है कि कॉम्बिफ्लेम उन 344 दवाओं की सूची में शामिल नहीं है जिन्हें सरकार ने मार्च 2016 में प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में डाला था। लेकिन सवाल ये है कि आम लोग भला कैसे पता लगाएं कि उनकी सेहत के लिए कौन सी दवा कारगर है और कौन सी नहीं। उसकी जगह पे दूसरी दवा कोई बता रहा है कि कौन सी लेना है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा कौन सा लेना है, क्या नहीं लेना है। दवाई लिखी है वो तो बैन हो चुकी है, पर जो अगले वो तो अब जो दवाई हम लेंगे वो तो मिल नहीं रही है। अब फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, वो तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा कि हमने कौन सी दवाई फिर लेनी है। कॉम्बिफ्लेम का निर्माण करने वाली कंपनी सनोफी का दावा है कि उसकी दवा से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि अगर दवा असर ही नहीं करेगी तो फिर मरीज ज्यादा डोज या दूसरी दवाओं का इस्तेमाल कर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जो DCGI सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किए हैं उनमें से भी कई वाहियात कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब वो दुनिया में कोई अप्रूव नहीं करेंगे। अगर आप अमेरिका में जाके किसी को डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि आप किस ढंग के लोग हो, कैसे ये अप्रूव हो सकता है। और उसमें कईयों का जिक्र तो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में किया गया है, तो उसमें ये अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको भी बैन करने की बात है। सरकार बाजार में ओवर द काउंटर मिलने वाली ड्रग्स पर लगाम लगाना चाहती है। सरकार ने इसकी शुरुआत फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 344 दवाओं को प्रतिबंधित करके कर दी है। सरकार अब और 500 दवाओं को प्रतिबंधित करने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से
दवाएं बेअसर साबित होने लगी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रोक के बाद भी दवाएं बाजार से बाहर हो पाएंगी? लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप ए और बी कॉम्बिनेशन को ये कह के कि ए अप्रूव्ड है बी अप्रूव्ड है तो हम दोनों को कंबाइन करके स्टेट के थ्रू एंट्री करके हम ला देंगे, तो उसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस नहीं है। जब से फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इंडिया में चालू हुआ है, लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास में ड्रग की सेफ्टी एंड क्वालिटी नहीं है तो कैसे कोई डॉक्टर उसको लिखेगा? तो आज की डेट में डॉक्टर को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि सेफ्टी एंड क्वालिटी और DCGI का अप्रूवल। अगर कोई भी दवाई बिना DCGI के अप्रूवल के स्टेट के माध्यम से आती है तो वो गलत है। बाजार में आसानी से मिल जाने वाली दवाएं ही आम लोगों की सेहत के लिए खतरा नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ता एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी मरीजों को संकट में डाल रहा है। और अगर एंटीबायोटिक भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में फेल हो जाएं, तो मरीजों की जान पर खतरा कई गुना बढ़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं वो हालांकि कुछ दवाओं में ऑलरेडी अप्रूवल से पहले जब कोई भी कंपनी उसे निकालती है तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिस्ट करती है, जैसे कि यहाँ पर भी लिस्ट किए गए हैं। ये एक दवा की डिब्बी में से निकला हुआ पर्चा है जिसमें इस तरह के कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको पढ़ने में आएंगे कि ये नुकसान है, ये लोग नहीं ले सकते, और या फिर ये इसके नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इसके आगे काम शुरू होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का, जो कि सरकार को करना होता है कंपनियों के साथ तालमेल बिठाते हुए। हर साल WHO को एक लिस्ट देनी होती है और ये बताना होता है कि इस साल हमें अपने देश में बिक रही दवाइयों में से कुछ एक साइड इफेक्ट पाए गए हैं और ये वो साइड इफेक्ट हैं और ये वो दवाइयां हैं। लेकिन अपने देश में एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नाम पर प्रोग्राम ज़रूर है। आज तक किसी भी साल में ऐसा नहीं हुआ कि भारत की तरफ से WHO में नॉन साइड इफेक्ट्स बताए गए हों किसी भी दवा के। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर भारतीय साल में औसतन 11 बार एंटीबायोटिक दवाएं खाता है। समस्या ये है कि लगातार एंटीबायोटिक दवाएं लेने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया में अब इन दवाओं से प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। इसी वजह से भारत में 75% बीमारियों में डॉक्टरों को औसतन से भी ज्यादा एंटीबायोटिक देनी पड़ रही हैं। बिना जरूरत अगर एंटीबायोटिक दवाओं को खाया जाए तो मरीज का इलाज लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक हमें पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है तो हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं कि बीमारी घातक है, हम सोच रहे हैं कि एंटीबायोटिक नकली है, लेकिन नकली नहीं है, वो पूरी मात्रा में जा ही नहीं रही। इससे एक रेजिस्टेंस का भी खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा मरीज के लिए ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कौन सी दवा बाजार से बाहर हो चुकी है और कौन सी अभी इस्तेमाल की जा सकती है। इतने ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान में कि 25 to 30% डॉक्टर्स को ये नहीं पता होता कि इसमें ये चीज़ है। उनको ये पता है ये दवाई मेरे फ़ायदा करती है। स्पेशली जो जनरल फिजिशियंस हैं, GPs हैं, उनको तो बहुत ही कम पता है इसके बारे में कि क्या चीज़ एडवर्स रिवर्ट करती है या नहीं। दवाओं के बेअसर होने के पीछे एक बड़ी वजह इन दवाओं का बेमतलब इस्तेमाल भी है। ऐसे में मरीज को भी जागरूक होना होगा। दवा लेने से पहले डॉक्टर से एक बार तो जरूर पूछना होगा कि जो दवा वो लिख रहे हैं कहीं वो बाजार में प्रतिबंधित तो नहीं है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। मार्च 2016 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 344 दवाओं को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया। सरकार इन 344 दवाओं के अलावा 500 दूसरी दवाओं को भी प्रतिबंधित बैन कर सकती है। इनमें वो एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं जो कई बार आपको ओवर द काउंटर यानी बिना डॉक्टर का पर्चा दिखाए ही मिल जाते हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि देश के 80% डॉक्टर मरीजों को अब भी प्रतिबंधित सूची में शामिल दवाएं लिखकर दे रहे हैं। ये बात ई-मेडिनेक्सस के सर्वे में सामने आई। इस सर्वे में 4,892 डॉक्टरों को शामिल किया गया। सर्वे में शामिल 40% डॉक्टर्स ने इन दवाओं पर सरकार के प्रतिबंध को गलत ठहराया। 25% डॉक्टरों ने माना कि सरकार के फैसले से उनकी अपनी साख यानी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। सर्वे में शामिल 75% डॉक्टरों ने कहा कि इनमें से कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश में दवा कंपनियों, पैथोलॉजी लैब्स और डॉक्टर्स के बीच एक नेक्सस चल रहा है जिसमें कुछ डॉक्टर्स उन कंपनियों की दवाएं लिखते हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह कई बार आपको ऐसे टेस्ट करवाने के लिए बोल दिया जाता है जिनकी शायद आपको जरूरत ही नहीं है। इस नेक्सस में शामिल लोगों को आपकी सेहत की नहीं, सिर्फ अपने कमीशन की फिक्र होती है। कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल उन पर अनावश्यक सर्जरी करने के लिए दबाव बनाते हैं। यह हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई दवा
प्रतिबंधित की जाती है तो इसकी जानकारी सीधे ग्राहकों को देने के लिए हमारे देश में कोई भी सिस्टम नहीं है। हालांकि नियमों के मुताबिक अगर कोई दवा बाजार से बाहर की जाती है तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसकी जानकारी सभी राज्यों के ड्रग रेगुलेटर्स को देता है। DCGI राज्यों के ड्रग रेगुलेटर्स को यह आदेश भी देता है कि दवा का लाइसेंस रद्द किया जाए। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दवाइयां खाने वाले ग्राहक बहुत दूर होते हैं और उन्हें बहुत मुश्किल से पता लग पाता है कि उनके घर में रखी कौन सी दवा प्रतिबंधित हो चुकी है और कौन सी प्रतिबंधित दवा डॉक्टर उन्हें लिखकर दे रहा है। हमें लगता है कि ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। हमें जल्द से जल्द ऐसा कोई सिस्टम बनाना होगा जिसकी मदद से आम जनता को फौरन दवाओं से जुड़ी संवेदनशील अहम जानकारियां मिल सकें। हमें दवाओं से जुड़े सिस्टम को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना होगा। ये देश की सेहत से जुड़ा मामला है। हमें लगता है कि अगर आपके मोबाइल फोन पर विज्ञापनों से लेकर वोट मांगने तक के लिए SMS आ सकते हैं तो सरकार की तरफ से प्रतिबंधित दवाओं के बारे में जानकारी देने वाले SMS भी तो भेजे जा सकते हैं।